नमस्कार, मैं आरजे मिशन ज्ञान गंगा में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं खोट्ठा की सीरीज। ठीक है, इस खोट्ठा सीरीज में हम एग्जाम के दृष्टि से जो JSSC CGL है उसमें जितने भी संभावित प्रश्न हो सकते हैं प्रत्येक चैप्टर से, उस चीज को मद्देनजर रखते हुए ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम मेनली उन फैक्ट पे फोकस करने वाले हैं जो एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो ये सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। ये एक तरह से क्रैश कोर्स है जो आपको रिवीजन में मदद करेगी। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो देखिए, ये है दामोदरक कोराय। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है दामोदरक कोराय। दामोदरक कोराय खोट्ठा साहित्य की सबसे लोकप्रिय पुस्तक मानी जाती है। ठीक है, तो आज हम देखते हैं दामोदरक कोराय। तो दामोदरक कोराय का सबसे पहले तो अर्थ जान लेते हैं। क्या होता है ना, एग्जाम में डायरेक्टली आपसे सीधे ये पूछ देता है कि दामोदरक कोराय का मतलब बताइए, यानी खोट्ठा में पूछेगा दामोदरक कोराय के मने की हवे। ठीक है, तो दामोदरक कोराय का मतलब क्या होता है ना, दामोदर की गोद में। कोरा जो शब्द है, कोरा का मतलब होता है गोद। ठीक है, कोरा का मतलब होता है गोद, तो कोराय का मतलब हो गया गोद में। तो दामोदर की गोद में यानी दामोदर नदी की गोद में बात कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब हो गया दामोदर नदी की गोद में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसके रचनाकार के बारे में जानते हैं कि दामोदरक कोराय के रचनाकार कौन है। तो देखिए, ये रहा कुछ आपके दामोदरक कोराय के रचनाकार से संबंधित जितने फैक्ट बन सकते हैं, जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, ये आपके सामने है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपसे पूछ दिया कि दामोदरक कोराय के रचनाकार कौन है। तो इसके रचनाकार हैं शिवनाथ प्रमाणिक। ठीक है, इन्वर्टेड कोमा में मानिक लिखा रहता है। तो ये जो मानिक है ये इनका उपनाम है। तो पहला फैक्ट यहां से ये बन गया कि पूछ दे शिवनाथ प्रमाणिक का उपनाम क्या है। तो शिवनाथ प्रमाणिक का उपनाम क्या हो जाएगा, मानिक। ठीक है, मानिक का मतलब क्या होता है, मानिक का मतलब होता है रूबी। रूबी पत्थर जानते हैं, जो एक रत्न होता है, अंगूठी वगैरह में पहना जाता है, तो वही रूबी मतलब होता है। मानिक का अर्थ रूबी होता है। ठीक है, चलिए इनका जन्म के बारे में जानते हैं। तो इनका जन्म हुआ था 13 जनवरी 1950 को। ठीक है, आपसे सीधा सीधा पूछ देगा शिवनाथ प्रमाणिक जी का जन्म कब हुआ था। तो शिवनाथ प्रमाणिक जी का जन्म कब हुआ था, 13 जनवरी 1950 को। ठीक है, इसके बाद इनकी माता का नाम खोट्ठा में आपसे पूछेगा, तो पूछेगा अगर मायक नाम की हले शिवनाथ प्रमाणिक के मायक नाम की। तो शिवनाथ प्रमाणिक के मायक नाम तिनकी देवी। ठीक है, शिवनाथ प्रमाणिक की माता का नाम तिनकी देवी। उसके बाद फिर से पिता का नाम में क्या पूछेगा ना, शिवनाथ प्रमाणिक के बापे का नाम की। तो शिवनाथ प्रमाणिक का पिता का नाम मुरलीधर प्रमाणिक। ठीक है, इनका गांव पूछ देगा। तो गांव इनका बैदमारा बोकारो, जो बोकारो जिला में पड़ता है। ठीक है, बैदमारा गांव है जो बोकारो जिला में पड़ता है। फिर इनकी शिक्षा से रिलेटेड पूछ देगा। ये एक्चुअली उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी कभी भी पूछ सकता है कि मान के चलिए पूछ दे कि शिवनाथ प्रमाणिक जी ने BA कब किया था, या उनकी जो हायर एजुकेशन है वो उन्होंने कौन से फील्ड में किया था, या क्या क्या किया था, कौन सा अचीवमेंट था। ठीक है, तो इस तरह से पूछ सकता है। तो देखिए इनका शिक्षा जो है वो +2 है DAV चंद्रपुरा कॉलेज से। ठीक है, 1968 में। तो जितने भी चंद्रपुरा के व्यूअर्स हैं, अगर वो देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। ठीक है, कि चंद्रपुरा बोकारो से कितने दूर पे पड़ता है। ठीक है, बताइए। तो देखिए इनका शिक्षा जो हुआ था DAV चंद्रपुरा 1968 में। ठीक है, उसके बाद जो BA है इनका 1972 में BA इन्होंने कंप्लीट किया। फिर जाके इन्होंने पत्रकारिता की कोर्स इन्होंने 1975 में किया। ठीक है, और इनका जो रोजगार था कि ये किस पेशे में थे, क्या व्यवसाय था, क्या काम करते थे। तो ये रोजगार जो है ये हिंदी अनुवादक के रूप में काम करते थे। ठीक है, ये हिंदी अनुवादक के रूप में काम करते थे, जो हाल ही में 2009 में ये रिटायर हुए हैं। तो 2009 में सेवानिवृत्त हुए हैं। ठीक है, ये अपने काम से 2009 में सेवानिवृत्त हुए हैं। तो ये रहा शिवनाथ प्रमाणिक जी के बारे में पर्सनल डिटेल। अब चलिए चलते हैं कि उन्होंने दामोदरक कोराय के अलावा और क्या क्या रचना की है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसको तो आपको रट लेना है। देखिए इनके कभी कभी क्या होता है कि सिलेबस में आपका दामोदरक कोराय दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो पूछ देगा कि रुसलपुटुस किसकी रचना है। अब रुसलपुटुस के बारे में तो सिलेबस में है नहीं, लेकिन दामोदरक कोराय है। तो दामोदरक कोराय है तो शिवनाथ प्रमाणिक जी तो
सिलेबस में है, तो शिवनाथ प्रामाणिक जी के द्वारा लिखी हुई सारी पुस्तकें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो इनकी अन्य रचना देखते हैं। तो पहला है रूसल पुटुस, ठीक है। रूसल पुटुस कैसा किताब है ना, ये कविता संग्रह है, ठीक है। इस पे हम लोग बाद में आएंगे कि कविता संग्रह क्या होता है, खंड काव्य क्या होता है, महाकाव्य क्या होता है, प्रबंध काव्य क्या होता है, ये सब हम लोग अभी थोड़ी देर में देखने वाले हैं। तो इनकी पहली रचना जो है वो रूसल पुटुस है। रूसल पुटुस कैसी है ना, कविता संग्रह वाली है, ठीक है। रूसल पुटुस का मतलब होता है, पुटुस एक फूल होता है, ठीक है। पुटुस फूल होता है जो झारखंड में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। गांव घर में हर जगह आपको पुटुस का फूल दिखेगा। तो रूसल का मतलब होता है रूठना, नाराज होना, ठीक है। उसको खोट्ठा में रूसल कहते हैं। तो यानी ये कह रहा है ऐसा पुटुस जो रूस गया है, रूठ गया है, नाराज है, वही है रूसल पुटुस, ठीक है। ये कविता संग्रह है। फिर दूसरा है तातल और हेमाल, ठीक है, ये भी कविता संग्रह है। फिर दामोदरक कोराय, ये भी कविता संग्रह है। कविता संग्रह नहीं, इसे हम कहेंगे खंड काव्य, ठीक है। ये कविता संग्रह नहीं है, गलती से कविता संग्रह लिखा गया है, ये है आपका खंड काव्य, ये आपका खंड काव्य है, ठीक है। दामोदरक कोराय जो है ये खंड काव्य है। फिर आता है मचगंधा, इसके बारे में तो हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आता है मचगंधा, मचगंधा महाकाव्य है, ठीक है। अभी हम आपको बताएंगे महाकाव्य क्या होता है। तो मचगंधा महाकाव्य है। फिर एक लिखे हैं खोट्ठा लोक साहित्य, ठीक है। खोट्ठा लोक साहित्य किसने लिखा है ना, शिवनाथ प्रामाणिक जी ने। फिर माटिक संघ, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। माटिक संघ, देखिए ये किताब जो लिखी है ये हिंदी में लिखी गई किताब है। तो आपसे पूछता क्या है कि शिवनाथ प्रामाणिक जी के द्वारा हिंदी में लिखी हुई कौन सी किताब है, तो वो कौन सा हो जाएगा ना, माटिक संघ, ठीक है। माटिक संघ किताब जो है वो हिंदी में लिखा हुआ किताब है। फिर देखिए इनको जो पुरस्कार सम्मान वगैरह मिले हैं उनसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वो उस पर हम लोग देखते हैं। तो देखिए इनको खोट्ठा, झारखंड सरकार द्वारा खोट्ठा श्रेष्ठ साहित्यकार के रूप में सम्मानित किया गया था। कब किया गया था, 21 सितंबर 2008 को। तो ये याद रखिएगा कि झारखंड सरकार द्वारा शिवनाथ प्रामाणिक जी को खोट्ठा श्रेष्ठ साहित्यकार के रूप में कब सम्मानित किया गया था। तारीख ना याद रहे लेकिन वर्ष याद होना बहुत जरूरी है। 2008 को इन्हें खोट्ठा श्रेष्ठ साहित्यकार के रूप में झारखंड सरकार द्वारा सम्मानित किया गया था। इनमें इनको 10,000 रुपए भी दिए गए थे, ठीक है। 10,000 रुपए भी दिए गए थे। देखिए क्वेश्चन कैसे बन सकता है, कभी कभी पूछ देता है कि बताइए कौन कौन सा सम्मान शिवनाथ प्रामाणिक जी को दिया था, तो वहां पे लिख देगा झारखंड सरकार द्वारा 10,000 रुपए दिए गए थे। आपको तो पता होगा कि खोट्ठा श्रेष्ठ साहित्यकार के रूप में पुरस्कार दिया गया है, लेकिन आपको अगर ये पता नहीं होगा कि 10,000 भी दिए गए थे तो आप उस चीज को गलत कर देंगे। उसीलिए 10,000 रुपए भी दिए गए थे, ठीक है। तो सिर्फ लिखे कि झारखंड सरकार द्वारा 10,000 रुपए पुरस्कार दिए गए थे तो भी सही है, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा है जो जमशेदपुर में इन्हें काव्य भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जमशेदपुर में काव्य भूषण पुरस्कार से। फिर चतरा से परिवर्तन सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया था। तो देखिए ये रहा आपके सामने शिवनाथ प्रामाणिक जी का थोड़ा सा लेखा जोखा, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं रचनाकार का खूंट खाट परिचय। खोट्ठा में रचनाकार के खूंट खाट परिचय, ठीक है, संक्षिप्त परिचय। तो ये रहा आपके सामने, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद चलिए हम लोग आते हैं दामोदरक कोराय, जो कि किताब के बारे में वो क्या है उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देखिए इन सब चीजों को आप लाइटली मत लीजिएगा, क्योंकि देखिए खोट्ठा का जो एग्जाम है वो 300 मार्क्स का है। तो एक प्रश्न आपके 3 नंबर के बनते हैं, ठीक है। और एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि खोट्ठा जो है यही आपको मेरिट दिलाएगा, ठीक है। खोट्ठा ही मेरिट दिलाएगा। तो आप इस चीज को लाइटली मत लीजिएगा, आराम से वीडियो देखिए। एक एक चीज हम इसमें आपको बताएंगे कि दामोदरक कोराय से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। दामोदरक कोराय से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनेंगे आपको एक एक प्रश्न कराया जाएगा। तो आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हमारे साथ बने रहिए। आपको एक एक प्रश्न बताया जाएगा यहाँ पे, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं बन सकता है। आप निश्चिंत रहिए उसके लिए। वीडियो स्किप मत कीजिए, आराम से देखिए, ठीक है। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए आते हैं अब आगे देखते हैं। हमने अभी देखा था लेखक का खाट खुट परिचय, ठीक है। तो चलिए अब हम आते हैं दामोदरक कोराय पे। तो देखिए दामोदरक कोराय सबसे पहले क्या पूछा जाता है, एक तो पहले ही बता दिए कि इसका मतलब पूछा जाता है कि दामोदरक कोराय का मतलब क्या है, तो वो क्या है ना, दामोदर की गोद में, ठीक है। फिर आपसे पूछा जाता है कि दामोदरक कोराय कैसन किताब लागई, मतलब किस प्रकार की पुस्तक है, ठीक है।
खोट्ठा में इसे कहा जाता है कि कैसन किताब लागे। किस प्रकार को कहा जाता है? कैसन। ठीक हो, तो पूछा जाएगा कि किस प्रकार की पुस्तक है, यानी कैसन किताब लागे, तो ये कैसा किताब है? ना खंड काव्य। ठीक है, ये खंड काव्य है। अब चलिए आपको बताते हैं कि खंड काव्य होता क्या है। तो देखिए, सबसे पहले होता है प्रबंध काव्य। ठीक है, प्रबंध काव्य के दो भाग होते हैं, एक महाकाव्य, एक खंड काव्य। अब प्रबंध काव्य क्या होता है? तो प्रबंध काव्य उस काव्य को कहते हैं जिसमें कोई कहानी वगैरह जो है उसे पद्य भाग में लिखा जाता है। पद्य भाग कहने का मतलब कविता के फॉर्म में। ठीक है, जब किसी कहानी को पद्य भाग में लिखा जाता है तो उसे प्रबंध काव्य कहते हैं। अब प्रबंध काव्य के दो भाग हुए, महाकाव्य और खंड काव्य। तो देखिए, महाकाव्य क्या होता है? जब किसी महापुरुष कह लीजिए या किसी घटना कह लीजिए, जब किसी महापुरुष या किसी घटना के संपूर्ण जीवन का विवरण प्रस्तुत किया जाए पद्य भाग के रूप में, तो उसे कहा जाएगा महाकाव्य। ठीक है, इसमें कम से कम 8 सर्ग होने जरूरी है। ठीक है, प्रबंध काव्य में कम से कम मिनिमम 8 सर्ग होने जरूरी है। ठीक है, और इसमें किसी विषय, जिस विषय वस्तु को लेके चल रहे हैं उसकी संपूर्ण घटना को लिखा जाता है, संपूर्ण घटना को। ठीक है, इसमें यात्रा वृतांत भी हो सकते हैं, कोई जगह पे जा रहा है तो उसका भी जिक्र होना चाहिए, तो उसे महाकाव्य कहते हैं। ठीक है, लेकिन खंड काव्य क्या होता है? जब इसमें किसी व्यक्ति के या किसी घटना का कुछ अंश लिखा जाता है, कुछ भाग को ही, कुछ लिमिटेड अंश को ही लिखा जाता है, तो उसे खंड काव्य कहते हैं। नाम से ही आपको पता है खंड काव्य, यानी खंड खंड में लिखा जाना। ठीक है, कोई घटना है तो उसे छोटे छोटे भागों में लिखा जाना ही खंड काव्य है। जैसे दामोदर कोराएं, ये किस पर आधारित है ना? ये है गुप्त साम्राज्य पर आधारित। ठीक है, कि गुप्त साम्राज्य किस तरह से झारखंड में प्रवेश करते हैं, वो किस तरह से झारखंड में शासन चलाते हैं, तो उसी को छोटे छोटे घटनाओं को लेकर इस किताब को लिखा गया है। इस किताब में उन घटनाओं का जिक्र किया गया है, जिस कारण ये खंड काव्य में आता है। दूसरा कारण खंड काव्य में आने का, इसमें जो सर्ग की संख्या है वो मात्र 6 ही है। और हमने क्या कहा? महाकाव्य होने के लिए सर्ग की संख्या कितनी होनी चाहिए? कम से कम ना 8 होनी चाहिए। ठीक है, और इसमें कितनी है? 6, यानी ये महाकाव्य नहीं हो सकता, खंड काव्य हो सकता है। तो अब आपसे कभी भी पूछ दे, किसी भी कविता या कोई भी जो काव्य, खंड काव्य या प्रबंध काव्य की कोई पुस्तक है, उसमें आपको डिफरेंशिएट करना हो कि ये किस प्रकार की पुस्तक है, तो आप सर्ग के संख्या से भी उसका अंदाजा लगा सकते हैं कि ये खंड काव्य में आएगा या महाकाव्य में आएगा। तो आशा करते हैं आप प्रबंध काव्य के बारे में समझ गए होंगे कि क्या होता है प्रबंध काव्य और उसके भेद क्या है। ठीक है, अब चलिए इसमें आते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है वो आपसे पूछ देगा कि खोट्ठा में अब तक कुल कितने प्रबंध काव्य लिखे गए हैं। ठीक है, तो खोट्ठा में अब तक कुल 15 प्रबंध काव्य लिखे गए हैं। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्रबंध काव्य से रिलेटेड पूछ दे कि खोट्ठा में अब तक कितने प्रबंध काव्य लिखे गए हैं ना 15। ठीक है, अब देखिए जैसे हम पढ़ रहे हैं दामोदर कोराएं शिवनाथ प्रामाणिक जी के बारे में, तो इनसे पूछ देगा कि शिवनाथ प्रामाणिक जी ने कुल कितने प्रबंध काव्य लिखे हैं, तो वो क्या हो जाएगा? 2। पहला दामोदर कोराएं, दूसरा मचगंधा। ठीक है, तो दामोदर कोराएं कैसा किस किताब बताए? खंड काव्य। और मचगंधा क्या बताए थे? वो क्या है? महाकाव्य। ठीक है, उसके बाद देखिए ये जो दामोदर कोराएं है, इसमें आपसे क्या पूछता है ना, इस काव्य की भूमिका किसने लिखी है। ठीक है, हर किताब जो होती है, आप देखिएगा किताब खोल के, तो आगे के जो पन्ने होते हैं उसमें भूमिका लिखी होती है। ठीक है, विषय वस्तु लिखा होता है, तो वही है। पूछ दे कि इस कविता की भूमिका किसने लिखी है, तो इसकी भूमिका ए.के. झा जी ने लिखी है। ठीक है, अजीत कुमार झा। ठीक है, इसकी भूमिका अजीत कुमार झा, जिसको ए.के. झा कहते हैं, ए.के. झा जी ने लिखी है। अब उस भूमिका की शीर्षक क्या है? तो उस भूमिका की शीर्षक मधुर काव्य है। ठीक है, ए.के. झा जी ने जो भूमिका लिखी है उसका शीर्षक है मधुर काव्य। ठीक है, अब पूछ दे इसकी कथा वस्तु सार किसने लिखी है, तो वो लिखी है शांति भारत जी ने। ठीक है, वो शांति भारत जी ने लिखी है। अब आपको बताएं इसमें कुल कितने सर्ग हैं ना? सर्गों की संख्या इसमें 6 है। अब वो सर्ग क्या है, इसे आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा सीरियल वाइज ही। ठीक है, पहला सर्ग है मेला। ठीक है, पहले सर्ग का नाम है मेला, दूसरे सर्ग का नाम है सरंची कमल, तीसरे का राजवैद्य, चौथे का हूण और पांचवे का अमर चट्टान और छठा सर्ग जो है वो हाड़पा। ठीक है, तो इसमें कुल 6 सर्ग हैं। पहला आपका हो गया मेला,
दूसरा हो गया सरंची कमल, तीसरा हो गया राज्यवैद्य, चौथा हो गया हूण, पांचवा हो गया अमर चट्टान और छठा हो गया आपका हाड़पा। ठीक है, तो इसमें कुल 6 सर्ग हैं। अब देखिए ये जो किताब है इसका प्रकाशन 2 बार हुआ है। ठीक है, तो प्रथम प्रकाशन जो हुआ था वो 1986 में हुआ था। इस किताब का प्रथम प्रकाशन 1986 में हुआ था, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और उसके प्रकाशक कौन थे? जब प्रथम प्रकाशन हुआ था तब इसके जो प्रकाशक थे वो छोटा नागपुर खोट्टा विकास केंद्र बोकारो था। ठीक है, आपसे यही सब चीज में फंसाता है क्वेश्चन पूछ के। आपसे पूछ देगा कि प्रथम प्रकाशक कौन थे इस पुस्तक के। बहुतों को अभी वाला याद होगा पृथ्वी प्रकाशन, लेकिन प्रथम प्रकाशक जो था वो छोटा नागपुर खोट्टा विकास केंद्र बोकारो था और उसका प्रकाशन हुआ था 1986 को। अब इसकी द्वितीय प्रकाशन कब हुई है? ना दूसरी बार इस पुस्तक की प्रकाशन 2019 को हुई है। ठीक है, उस समय प्रकाशक कौन थे? ना उस समय पृथ्वी प्रकाशन दिल्ली था। ठीक है, तो ये प्रकाशन से रिलेटेड हो गया। अब देखिए इसमें क्या पूछा जाता है ना, इस ये जो आपकी खंड काव्य है, इस काव्य में किस तरह की कहानी प्रस्तुत की गई है। तो ये किस तरह की कहानी है, हमने आपको क्या बताया कि गुप्त वंश से रिलेटेड है, यानी ये इतिहास को भी लेके चल रहा है और कल्पना को भी। ठीक है, तो इतिहास को और कल्पना को मिला जुला के इसमें कहानी लिखी गई है। तो इसकी काव्य की कहानी कैसी है ना, इतिहास और कल्पना का मिला जुला रूप है। ठीक है, फिर आपसे पूछता है कि अगर इतिहास है तो इसके ऐतिहासिक तथ्य कहाँ से मिलते हैं। ये जो काव्य है इसके ऐतिहासिक तथ्य कहाँ से मिलते हैं ना, देखिए दामोदर कोराय मतलब दामोदर की गोद में, तो दामोदर नदी जो है वो आपका बोकारो से होते हुए भी बहता है, धनबाद बोकारो से होते हुए जाता है। ठीक है, तो बोकारो में ही बोकारो का और धनबाद का बॉर्डर पड़ता है। ठीक है, महोदा के आगे वहीं पे एक जगह है चेचगांव, जो धनबाद, वैसे तो धनबाद जिला में ही पड़ता है वो, तो बोकारो और धनबाद के बीच में पड़ता है, बॉर्डर पे एकदम पड़ता है। ठीक है, तो इस काव्य का जो ऐतिहासिक तथ्य लिया गया है वो चेचगांव से लिया गया है। चेचगांव धनबाद, ठीक है, धनबाद जिला में है चेचगांव, कंफ्यूज मत कीजिएगा। बहुत कोई बोकारो जानते हैं, चेचगांव वैसे पड़ता है आपका बॉर्डर पे, लेकिन वो आ जाता है धनबाद जिला में ही। ठीक है, महोदा के पास है। तो इसका काव्य का ऐतिहासिक तथ्य कहाँ से मिलता है? चेचगांव से। ठीक है, लेखक जो रचनाकार हैं ये चेचगांव जब जाते हैं तो चेचगांव में जो आपका टूटा फूटा सा जो ऐतिहासिक स्थल देखते हैं, भवन इमारत देखते हैं, उन्हीं को देखते हुए इसकी जो कहानी लिखी गई है उसी से प्रेरित होकर कहानी लिखी गई है। ठीक है, वही जब वहां जाते हैं तो देखते हैं क्या ये टूटा, उसमें कहानी पे लिखा, कविता पे 2 पंक्ति में लिखा हुआ है, क्या ये टूटा फूटा स्थान कोई कहानी कह सकती है, कोई गाथा कह सकती है। गाथा का मतलब होता है वही कहानी, कोई गाथा कह सकती है, इसी तरह उसमें लिखा गया है। ठीक है, और उसी से प्रेरित होकर उन्होंने इस किताब में अपने जो कहानी है उसे पद्य भाग में लिखा गया है। ठीक है, और इसमें आपको बताएं कि कौन से वंश की कल्पना की गई है ना, गुप्त वंश की। ऐतिहासिक जो कल्पना है इसको किससे जोड़ा गया है? तो गुप्त वंश से। ठीक है, अब गुप्त वंश आता है तो पूछा जाता है कि कौन सा पहला शासक था गुप्त वंश का, जिसे झारखंड में शासन करने वाला पहला गुप्त शासक बताया गया है इस कहानी के माध्यम से, इस काव्य के माध्यम से। तो वो कौन हो जाएगा? उमादित्य। ठीक है, उमादित्य को पहला गुप्त शासक बताया गया है इस काव्य में, जिसे झारखंड में शासन करने वाला पहला गुप्त शासक बताया गया है। ठीक है, तो ये आपके रहे इसके कुछ सारांश। ठीक है, अब हम आते हैं एक एक करके, आपको जितने भी 6 सर्ग हैं, 6 सर्ग से रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनेंगे, पहले आपको जो जैसे मेला सर्ग पढ़ाया जाएगा तो मेला सर्ग से रिलेटेड पहले उसके सारांश को बताएंगे, उसके बाद उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बन सकते हैं वो सारे आपको बताया जाएगा। ठीक है, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है, तो आप इसे एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको जितने भी फैक्ट बताए गए हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आपसे फिर मुलाकात होती रहेगी, चैनल के साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।